नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी साइको के टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि दोस्तों ऐसे कौन कौन से निर्धारक तत्व होते हैं जो व्यक्तित्व को दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। व्यक्तित्व को प्रभावित करने में कुछ विशेष तत्वों का हाथ रहता है, उन्हें हम व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कहते हैं। यही तत्व मिलकर व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में सहयोग देते हैं। इन्हीं तत्वों के अनुरूप व्यक्तित्व का विकास होता है। कुछ विद्वानों ने व्यक्तित्व के निर्धारण में जैविक यानी कि बायोलॉजिकल आधार को प्रमुख माना है, तो कुछ विद्वानों ने पर्यावरण संबंधी आधार यानी वातावरण संबंधी जो आधार है उनको प्रधानता दिए। परंतु व्यक्तित्व के विकास में दोनों ही निर्धारक तत्वों का हाथ रहता है, यानी कि बायोलॉजिकल और पर्यावरणीय दोनों ही ऐसे कारक हैं जो व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व है। इन्हीं के बारे में हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम जैविक निर्धारक ये कौन कौन से हैं। देखिए, 4 प्रकार के जैविक निर्धारक हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं जो व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। पहला है आनुवांशिकता, दूसरा है श्राव्य ग्रंथियां, तीसरा है शारीरिक गठन व स्वास्थ्य और 4th नंबर का है शारीरिक रसायन। इसके बाद इसी तरह पर्यावरण संबंधी जो निर्धारक तत्व 3 प्रकार के हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं। प्राकृतिक निर्धारक, सामाजिक निर्धारक और सांस्कृतिक निर्धारक। अब देखिए दोस्तों, ये जो 7 प्रकार के व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं जो जैविक से रिलेटेड है या पर्यावरण से रिलेटेड है, इन्हीं के बारे में हम एक एक करके आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आनुवांशिकता के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। आनुवांशिकता किस तरह व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों में भूमिका निभाती है। व्यक्तित्व में कुछ गुण पैतृक या आनुवांशिक होते हैं। शरीर का रंग, रूप, शरीर की बनावट गुणों से युक्त हो सकते हैं। इसका कारण बालक को प्राप्त हुए अपने माता पिता के पितृय सूत्र क्रोमोसोम्स हैं। बालक की आनुवांशिकता में केवल उसके माता पिता की ही देन नहीं होती, बल्कि बालक की जो आनुवांशिकता है उसका आधा भाग माता पिता से, 1/4 भाग दादा दादी से, नाना नानी से, 8वां भाग पर दादा दादी से और अन्य पुरखों से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जीवन में जो हमारा जो शरीर है, हमारे जो गुण हैं, जो हमारा व्यक्तित्व है, ये अकेले माता पिता से ही नहीं आते हैं। देखिए, हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि 50% तो जो आनुवांशिक गुण हैं ये माता पिता से आते हैं, बाकी दादा दादी से आते हैं, नाना नानी से आते हैं, दादा परदादा से आते हैं। तो इस तरह हमारी आनुवांशिकता निर्धारित होती है और उसी आनुवांशिकता के आधार पर जो हमारी पीढ़ी से हमें रंग, रूप, शरीर की बनावट है या गुण है ये प्राप्त होते हैं, वही आनुवांशिकता के गुण कहलाते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। अतः बालक के व्यक्तित्व पर पैतृक गुणों का प्रभाव पड़ता है। उसका रंग, रूप या शारीरिक गठन के गुण उसके माता पिता से या उसके दादा या दादी के गुणों के अनुरूप हो सकते हैं। इसी तरह उनमें बुद्धि एवं मानसिक क्षमताओं के गुण अपने पूर्वजों के अनुरूप हो सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि ये तो अपने दादा को गया है, ये अपनी दादी को गई है, ये अपनी बुआ को गई है, ये अपनी नानी को गई है, ये नाना को गया है। तो इस तरह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर
जो मानव होता है, इस मानव में आनुवांशिकता के गुण होते हैं जो हमें माता पिता, दादा दादी या हमारे पूर्वजों से कुछ भाग के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। कई अध्ययनों में यह देखा गया है कि पूर्वजों की मानसिक व्याधियों के गुण, व्याधियों से मतलब बीमारियों के गुण उनकी पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति में प्रकट हो सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पैतृक गुणों का व्यक्ति के व्यक्तित्व गठन पर कम या ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा जो हमारी पैतृक बीमारी होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ये इसका कारण है आनुवांशिकता। कई ऐसे गुण होते हैं जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे मानव शरीर में आते रहते हैं। दोस्तों कई परिवारों में आपने देखा है बालक हष्ट पुष्ट गोरा चिट्ठा और स्मार्ट जन्म लेता है, उसका कारण है आनुवांशिकता। कई परिवारों में ऐसे बालक जन्म लेते हैं बिल्कुल जैसे हवा में उड़ेंगे, बिल्कुल पतले से, तो उसका कारण है आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता का प्रभाव बहुत ही ज्यादा मानव शरीर पर प्रत्येक बालक बालिका पर पड़ता है और उसी के आधार पर यहाँ पर मानव का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों में दूसरा तत्व है शारीरिक गठन और स्वास्थ्य। शारीरिक गठन के अंतर्गत व्यक्ति की लंबाई, बनावट, वर्ण, बाल, आंखें, नाक, नक्शा आदि अंगों की गणना होती है। ये शारीरिक विशेषताएं इतनी स्पष्ट होती है कि बहुत से लोग इन्हीं से व्यक्ति का बोध करते हैं कि वो लंबी नाक वाला है ना, जिसकी आंखें बहुत सुंदर है ना, तो इसी के आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित कर देते हैं। हालांकि यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है, फिर भी ये विशेषताएं व्यक्तित्व की द्योतक अवश्य हैं। शरीर से हष्ट पुष्ट और सुंदर व्यक्ति को देखकर लोग प्रभावित होते हैं, वे उसके शरीर के गठन की प्रशंसा करते हैं और शरीर की सुंदरता और शरीर के गठन के आधार पर मानव का व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। इससे उस व्यक्ति के मानसिक पहलू पर प्रशंसा का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि दूसरों की अपेक्षा वह अपने को श्रेष्ठ समझने लगता है और उसमें आत्मविश्वास और स्वावलंबन के भाव पैदा हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर शारीरिक गठन के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा की जाती है तो उसमें आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और स्वावलंबन की भावना जागृत हो जाती है, जिससे वो अपने आप को ये महसूस करता है कि मैं बहुत अच्छा हूं। तो इस आधार पर वहां व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। शारीरिक गठन ठीक न होने और शारीरिक अंगहीनता रहने पर व्यक्ति में हीन भावना पैदा हो जाती है, वह अपने आप को बीता व हीन समझता है और उसमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। वह अपने कार्य की सफलता में सदा आशंकित रहता है और अभाव की पूर्ति के लिए वह असामाजिक व्यवहार को अपना सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमने पहले बात की जिन बालक बालिकाओं का जो शारीरिक गठन है वो अच्छा रहता है, फेस सुंदर रहता है, जो शारीरिक अंग है वो सुंदर रहते हैं, यानी कि प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त होते हैं वो अपने आप में ही सुंदर दिखाई दे। अब कई बालक बालिकाओं के जो शारीरिक अंग है, शारीरिक गठन है, सुंदरता है, ये बिल्कुल अलग होती है। कई बार जब माँ के पेट से बालक बालिकाओं का जन्म होता है तो ये दिव्यांग हो जाते हैं। कई के शारीरिक अंगों में क्रूरता आ जाती, किसी का कान बड़ा हो जाता है, नाक बड़ी हो जाती है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर वो अपने आप में जो बालक बालिका होते हैं उनमें आत्मविश्वास जागृत होने के स्थान पर यहाँ पर वो अपने आप को हीन महसूस करते हैं कि यार मैं भी अच्छा होता। जैसे इस बालक बालिका का फेस है, शरीर है, वैसा शरीर मेरा नहीं है। तो इस तरह बालक क्या करता है, कई असामाजिक व्यवहार करने लग जाता है और वो अपने आप को हीन समझता हुआ आत्मनिष्ठ यानी कि अंतर्मुखी होने लग जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा भी जा सकता है जो दिव्यांग बालक होते हैं, शारीरिक कुरूपता वाले बालक होते हैं, उनमें अंतर्मुखी
व्यक्तित्व पाया जाता है, क्योंकि वो खुशमिजाज नहीं होते हैं, ना अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, अपने हाल में मस्त रहते हैं। व्यक्तित्व विकास पर स्वास्थ्य का भी असर पड़ता है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है वो अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत करता है और उसमें सामाजिकता विकसित होती है। स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्य को सफलता से समय से पर पूरा करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, कहा जाता है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम जो हमारे दिन भर की दिनचर्या है वो भी अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्वास्थ्य है ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। व्यक्ति यदि अच्छा रहता है, अच्छे स्वास्थ्य वाला है, तो वो हष्ट पुष्ट होगा, किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं होगी, तो बालक का व्यक्तित्व तो अच्छा माना जाएगा। और कई बालक ऐसे होते हैं जो बहुत ही बीमार रहते हैं, हमेशा जैसे मरीज की तरह दिखाई देते हैं, तो स्वाभाविक उनको हम कहते हैं आपका व्यक्तित्व तो अच्छा नहीं है। इसके ठीक विपरीत अस्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है। अस्वस्थता के कारण अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाता, जिससे वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति समय पर भी नहीं कर पाता, उसमें कार्य करने की रुचि भी कम रहती है। देखिए, अस्वस्थ शरीर वाला जो बालक बालिका होता है, इसमें किसी भी कार्य को करने में वो कम रुचि लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमार रहते हैं, उनका मन नहीं लगता। जबकि देखिए, अच्छे स्वास्थ्य वाले बालक बालिका पढ़ने में दक्ष होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, हर कार्य को सक्रियता पूर्वक करते हैं। लेकिन अस्वस्थ बालक बालिका इस तरह के कार्यों में रुचि लेते ही नहीं है, पढ़ने में भी कमजोर होते हैं और उनकी उपलब्धि भी बहुत ही कम होती है। अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यक्तित्व कमजोर रहता है। तो इस आधार पर जो बालक का स्वास्थ्य है, शरीर गठन है, ये भी व्यक्तित्व का निर्धारक करता है। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं व्यक्तित्व। देखिए, यहाँ पर व्यक्तित्व के विकास में अंतःस्रावी ग्रंथियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ये प्रत्येक मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। ये बिना नलिकाओं के शरीर में स्राव भेजती है। इसके स्राव न्यासर या हार्मोन्स कहलाते हैं। विभिन्न ग्रंथियां एक या एक से अधिक हार्मोन्स का स्राव करती है। मुख्य रूप से ये ग्रंथियां 8 होती है। ये हैं इन ग्रंथियों के स्राव का व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का निर्धारण किया है कि हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये व्यक्ति को अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करती है। इसके बाद 4th नंबर का व्यक्तित्व का निर्धारक तत्व है शारीरिक रसायन। अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं शरीर रचना के अतिरिक्त व्यक्तित्व के जैविक कारकों में शारीरिक रसायन का उल्लेख भी आवश्यक है। प्राचीन काल से मनुष्य के स्वभाव का कारण उसके शरीर के रसायन के तत्वों को भी माना गया है। ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व यूनान के प्रसिद्ध चिकित्सक व विचारक हिप्पोक्रेटिस ने शरीर में पाए जाने वाले रसायनों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव का निरूपण किया है। लगभग इस प्रकार का वर्णन आयुर्वेद में भी किया गया है। ये शारीरिक रसायन 4 प्रकार के होते हैं, जैसे रक्त, पीत, कफ और तिल्ली द्रव्य। रक्त की अधिकता से व्यक्ति आदतन आशावादी और उत्साही होता है और उसी के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया ना, व्यक्ति में जैसा तरल पदार्थ पाया जाएगा अर्थात शारीरिक रसायन पाया जाएगा, उसी के आधार पर ये व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। और इसका अच्छा प्रयोग किया है जो यूनान के प्रसिद्ध चिकित्सक व विचारक हिप्पोक्रेटिस है। इन्होंने जो मानव की प्रकृति है और मानव के शरीर में जो पाए जाने वाले रसायन है, उन्हीं के आधार पर जो व्यक्तित्व है उसका वर्गीकरण किया है। देखिए, इन सबके जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण है, इनके बारे में हमने पूर्व क्लास में आपसे चर्चा कर ली है। तो ये शारीरिक रसायन
जितना अच्छा होगा व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद देखिए, ये अभी हमने 4 जैविक निर्धारक तत्वों के बारे में आपसे चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं पर्यावरण संबंधी निर्धारक। पर्यावरण संबंधी निर्धारकों में पहला है प्राकृतिक निर्धारक। जो व्यक्तित्व का निर्धारक तत्व होता है, मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण में रहता है, यानी कि वातावरण में रहता है, अतः उसके जीवन तथा व्यक्तित्व पर भौगोलिक परिस्थितियों एवं जलवायु का प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु का उसके स्वास्थ्य, शरीर की बनावट तथा मानसिक स्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ठंडी जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों का रंग गोरा होता है, जबकि गर्म जलवायु में रहने वाले व्यक्ति सांवले रंग के होते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों का भी शारीरिक गठन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे पहाड़ी लोगों का शारीरिक गठन अलग होता है। तो इस तरह जो प्राकृतिक निर्धारक है, ये प्राकृतिक निर्धारक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। जैसा व्यक्ति जिस वातावरण में रहेगा, जैसे पर्यावरण में रहेगा, उस व्यक्ति का वैसा ही व्यक्तित्व होता चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर बताया गया कि ठंडी जलवायु में रहने वाला जो व्यक्ति है वो गोरा होता है और गर्म प्रदेशों में रहने वाले व्यक्ति काले होते हैं। तो इस आधार पर भी यहाँ पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। इसी तरह जिन जगहों पर भूकंप या प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा होती है, वहां के लोगों में सुरक्षा की भावना कम होती है। यदि व्यक्ति की भौगोलिक परिस्थितियों या जलवायु बदल दी जाए, तब उनके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आ जाता है। मान लीजिए अभी उदाहरण हमने बताया था कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं, और गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग काले होते हैं। अब मान लीजिए ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को गर्म प्रदेश में भेज दिया जाए तो वो थोड़े दिनों में ही काले हो जाएंगे। देखिए, आपको पता अफ्रीका में लोग अधिक काले होते हैं, उसका कारण है वहां पर गर्मी अधिक होना, मरुस्थल का होना, और हमारी जो तीनों रेखाएं हैं वो वहां से गुजरती भी है। इसी तरह ठंडे प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों को यदि उष्ण प्रदेश में रखा जाए तो ऐसा ही प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर जो प्राकृतिक निर्धारक है वो भी मानव के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। इसके बाद दूसरा है सामाजिक निर्धारक। देखिए, सामाजिक निर्धारकों के बारे में चर्चा करते हैं। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और समाज की इकाई भी। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वह समाज में रहता है, अतः समाज की संरचना का और समाज के लोगों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। परिवार के लोगों से लेकर समाज के लोगों तक का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। देखिए, समाज में व्यक्ति अच्छा रहेगा, लोगों से मिलजुल कर रहेगा, सामाजिकता की भावना अपनाएगा, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा बनेगा। लोग उसे चाहेंगे और कहेंगे कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो दूसरों की सहायता करता है, अच्छा व्यवहार करता है, उसका अच्छा संप्रेषण है। इसके बाद लास्ट है सांस्कृतिक निर्धारक। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर संस्कृति की अहम भूमिका है। व्यक्ति का व्यक्तित्व संस्कृति के अनुरूप होता है। जन्म काल से ही शिशु का पालन पोषण तथा समाजीकरण उसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप होता है। देखिए, जिस परिवार में जैसी सांस्कृतिक परंपरा है उसी के अनुसार बालक का पालन पोषण होगा और उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। प्रत्येक संस्कृति में शिशु के समाजीकरण की एक विधि होती है, क्योंकि इसी विधि के द्वारा संस्कृति अपने को सुरक्षित रखती है। संस्कृति और व्यक्तित्व एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर संस्कृति से ही व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व से ही हमारी संस्कृति बनती है, इसलिए एक दूसरे के पूरक माना गया है। यहाँ पर चाहे परिवार हो, हमारा समाज हो, विद्यालय हो, हमारा राज्य हो, राष्ट्र हो, वहां की जैसी संस्कृति होगी उसी के हिसाब से व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा। आज के अधिकतर मनोवैज्ञानिकों का यह विचार है कि संस्कृति और व्यक्तित्व दो भिन्न वस्तुएं नहीं है, बल्कि एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। जिस संस्कृति में बालक का लालन पालन होता है उसी संस्कृति के गुण उसके व्यक्तित्व में आ जाते हैं।
मैकाइवर और पेज के शब्दों में संस्कृति हमारे रहने व सोचने के ढंगों में, दैनिक कार्यकलापों में, कला में, साहित्य में, धर्म में, मनोरंजन और सुख उपभोग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इस तरह संस्कृति कार्य करने की शैलियों, मूल्य, भावात्मक लगाव और बौद्धिक अभियान का क्षेत्र है। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से इन्हीं गुणों के आधार पर भिन्न होती है। अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग मूल्य होते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति की जैसी संस्कृति होगी उसी के हिसाब से जो व्यक्ति होगा उसका व्यक्तित्व होगा। देखिए, आपने राजस्थान में जो मारवाड़ी लोग हैं उनको देखा है तो उनका जो पहनावा है, उनके जो नृत्य हैं, उन्हीं के हिसाब से वो लोग अच्छे दिखाई देते हैं। उनकी पोशाक, राजपूती ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। अब ऐसे ही पाश्चात्य संस्कृति में रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व देखिए, जो अंग प्रदर्शन करते हैं और अपने शरीर पर, अपने तन पर एक आध छोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं, तो ये अच्छा व्यक्तित्व नहीं है। अच्छी संस्कृति वही है जो व्यक्ति को अच्छा बनाए। देखिए, यहाँ पर जो संस्कृति है वो रीति रिवाज, खान पान, पोशाक, नृत्य आदि से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर इसी तरह मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जो बालक होता है और जिस परिवार में वो पलता बढ़ता है, तो वहां के जो परिवारजन है, उसके माता पिता है, जैसी संस्कृति अपनाएंगे बालक का व्यक्तित्व वैसा ही होता चला जाता। मान लीजिए परिवार के लोग किसी वस्तु को ऐसे खाते गपागप गपागप, तो फिर बच्चे की भी आदत कैसी हो जाएगी, बच्चा भी किसी वस्तु को इसे गपागप खाएगा। अब मान लीजिए परिवार में एक सिस्टम से खाना खाया जाता है तो बालक भी खाना खाना अच्छा सीखेगा। मान लीजिए परिवार में जो लोग हैं अच्छा नृत्य करते हैं, अच्छी पोशाक पहनते हैं, तो बालक भी धीरे धीरे क्या करेगा, उन्हीं को देखकर उनका अनुकरण करके वैसी ड्रेस पहनेगा। मान लीजिए माता पिता ही एक पाश्चात्य संस्कृति की ड्रेस पहनते हैं और अंग प्रदर्शन करते हैं, तो उनके बालक बालिका क्या करेंगे, अपने आप माता पिता की संस्कृति बालक बालिकाओं में स्वतः ही आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर संस्कृति का प्रभाव व्यक्ति के निर्धारक तत्वों पर पड़ता है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको जैविक निर्धारक और पर्यावरणीय संबंधित निर्धारकों के बारे में चर्चा की। यहाँ पर हमने आपको जैविक निर्धारक यानी बायोलॉजिकल के अंतर्गत आनुवांशिकता, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शारीरिक गठन व स्वास्थ्य और शारीरिक रसायन के बारे में चर्चा की। इसी तरह पर्यावरणीय संबंधी निर्धारकों में प्राकृतिक निर्धारक, सामाजिक निर्धारक और सांस्कृतिक निर्धारक, इन तीन के बारे में चर्चा की। कुल मिलाकर 7 व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के बारे में चर्चा की। दोस्तों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में यह प्रश्न निबंधात्मक रूप में आ सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रश्न है। और आप सब जानते हैं इस संसार में प्रत्येक बालक बालिका का व्यक्तित्व होना जरूरी है। तो व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों का आप सबको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप सब देश के भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।